Bismillahirrahmanirrahim. My name is Dr. Mohammad Ibrahim. Today we will discuss the cylindrical coordinate system. हम आज देखेंगे कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास क्या होता है। सबसे पहले जो हमारे पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, इसके अंदर जो पैरामीटर होते हैं वो 3 पैरामीटर होते हैं। पहला पैरामीटर को एस का हम नाम देते हैं, दूसरे को फाई का नाम देते हैं और तीसरे पैरामीटर को जी का नाम देते हैं। ठीक है, इनके क्रॉसपोंडिंग एस की डायरेक्शन में जो हमें यूनिट वेक्टर मिलेगा या जिस तरफ हमारे पास एस जो वेक्टर है, एस हमारे पास जो कोऑर्डिनेट है वो इंक्रीज़ होगा, उसका यूनिट वेक्टर हम एस 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 कैप लेते हैं। और फाई की डायरेक्शन में जो जिस डायरेक्शन में फाई हमारे पास इंक्रीज़ हो रहा है उसके लिए हमारे पास एक यूनिट वेक्टर आएगा, उसको हम फाई कैप लेते हैं। और इसी तरह जी के लॉन्ग हमारे पास जी कैप आएगा। अब सबसे पहले हमारे पास हमें पता होना चाहिए कि एस जो है ये हमारे पास क्या है। तो हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम एक सिलेंडर को जनरेट करते हैं। ये हमारे पास एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट है, एक सिलेंडर इसमें जनरेट हो रहा है, उसको बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक सिलेंडर है जो एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट के अंदर बन रहा है। सबसे पहले हमारे पास एस क्या है, ये हमारे पास डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, ये एक्सिस से डिस्टेंस है ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर के एक्सिस से जो डिस्टेंस है उसको हम एस का नाम दे रहे हैं। और सिलेंडर के एक्सिस हम कौन सा ले रहे हैं, जी एक्सिस को हम सिलेंडर का एक्सिस मान रहे हैं। ठीक है, तो ये जो जी एक्सिस है ये हमारे पास सिलेंडर का एक्सिस है। तो जी जो है हमारे पास सिलेंडर का एक्सिस से एंड तक का जो डिस्टेंस है हम उसको एस ले रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास ऐसा आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे पास जो बाकी कोऑर्डिनेट हैं, थीटा है और हमारे पास फाई है हमारे पास, और जी जो है ये हमारे पास क्या है। अब हम ये बात करते हैं कि लेट कर लेते हैं कि कोई वेक्टर जो है हमारे पास, एक वेक्टर है यहाँ पे, इधर इस सरफेस पे वो आ रहा है, एक्स वाई सरफेस के अंदर आ रहा है, एक्स वाई प्लेन के अंदर, और ये 2 पाई के एंगल पे रोटेट हो रहा है। अगर ये 2 पाई के एंगल के ऊपर रोटेट हो रहा है तो ये कुछ इस तरह की सरफेस को जनरेट करेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये जो वेक्टर है ये एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है उसको हम फाई ले रहे हैं। ठीक है, तो फाई बेसिकली हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एंगल है फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये हमारे पास एक्स एक्सिस का एंगल है हमारे पास। ठीक है, जी फाई जो हमारे पास है वो एक्स एक्सिस में एंगल है हमारे पास, और जी जो हमारे पास, जी को हम जी ही ले रहे हैं, जी जो है हमारे पास जी कोऑर्डिनेट है। ठीक है, हमने तीनों की एक्सप्लेनेशन दिया है कि एस क्या हमारे पास, थीटा क्या है और फाई हमारे पास क्या है, सॉरी एस क्या हमारे पास, फाई हमारे पास क्या है और जी हमारे पास क्या है। इसी तरह हमने ये बात बताई है कि एस के अलोंग हमारे पास एक यूनिट वेक्टर एस एग्जिस्ट करेगा जो एस की डायरेक्शन में इंक्रीज़ हो रहा होगा, और उसको हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे। और थीटा की डायरेक्शन में, फाई की डायरेक्शन में हमारे पास एक फाई यूनिट वेक्टर जनरेट हो रहा होगा जो फाई के अंदर जो चेंज आ रहा है वो हमें बताएगा। और जी के अंदर हमारे पास जो जी एक्सिस है उसके क्रॉसपोंडिंग हमारे पास एक यूनिट वेक्टर जी आएगा, जिस तरह हमने पीछे स्फीरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में बात की थी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एस यूनिट वेक्टर और फाई यूनिट वेक्टर और जी यूनिट वेक्टर हमने लिए हैं। ठीक है, अब अगर हम इनकी लिमिट की बात करें तो ये जो हमारे पास एस यूनिट वेक्टर है इसकी जो लिमिट है वो हमारे पास कहाँ तक जा सकती है, वो हमारे पास 0 से इन्फिनिटी की तरफ जा सकती है। तो जो एस वेक्टर है इसके ऊपर जो लिमिट है, एस यूनिट वेक्टर है इसके ऊपर जो लिमिट है वो 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ हमारे पास जा सकती है। ठीक है, और जो हमारे पास ये फाई है, ये फाई ऐसे रोटेट हो रहा है, 2 पाई का एंगल बना रहा है, तो जो हमारे पास फाई है इसकी जो हमारे पास डायरेक्शन है वो क्या हो सकती है, 0 से 2 पाई। इसकी लिमिट हम बात कर रहे हैं, तो फाई की जो लिमिट है यहाँ पे हम लिख लेते हैं लिमिट्स। एस यूनिट वेक्टर की लिमिट हमारे पास क्या है, 0 से ज़ीरो से हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ है, और जो फाई वेक्टर है उसकी लिमिट हमारे पास क्या आएगी, 0 से 2 पाई। और जो जी है उसकी लिमिट हमारे पास क्या आएगी, जी एक्सिस पूरा आएगा तो वो माइनस जी एक्स से लेकर पॉजिटिव जी की तरफ हमारे पास इसका आंसर आएगा। और ये बेसिकली क्या है, माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ मूव कर सकता है। तो हमने इन तीनों यूनिट वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो बताई है। ठीक है अब तीसरी बात हमारे पास, जिस तरह हमने बात की थी कि स्फीरिकल पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर हमारे पास जो आर थीटा और फाई 3 पैरामीटर्स हमारे पास आते थे वो आपस में ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ वेक्टर्स थे। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे भी ये जो वेक्टर बनेंगे, हमारे पास जो एस यूनिट वेक्टर है, हमारे पास फाई यूनिट वेक्टर है, और जी जो यूनिट वेक्टर है ये यहाँ पे भी क्या है, आर
ऑर्थोनॉर्मल। अगर ये ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम एस वेक्टर का फाई के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो हमारे पास किसके इक्वल आएगा, ज़ीरो के इक्वल आएगा, ठीक है। और एस का अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं जी वेक्टर के साथ वो भी ज़ीरो आएगा, और अगर हम फाई का जी के साथ प्रोडक्ट लेते हैं तो वो भी हमारे पास क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। दूसरी बात ये कि हमारे पास जिस तरह आर थीटा और फाई इन स्फीरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में हमारे पास जो है साइक्लिक रोटेशन को फॉलो करते थे जब हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेते, इसी तरह यहाँ पे भी ये हमारे पास जो है साइक्लिक ऑर्डर को जो है सेटिस्फाई करेंगे। कैसे वो देखते हैं। इसके कहने का मतलब ये है कि अगर हम एस वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे हम फाई वेक्टर के साथ तो हमारे पास जो आएगा जी वेक्टर आएगा। कैसे आएगा हम देख लेते हैं। ये हमारे पास साइक्लिक रोटेशन इसकी बना लेते हैं एस फाई और यहाँ पे हमारे पास जी है, ठीक है। ये तीनों यूनिट वेक्टर हमने ले लिए हैं, साइक्लिक ऑर्डर में हम ड्रा करते हैं, ठीक है। तो जब ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो हमारे पास एस वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट फाई के साथ लेंगे तो हमारे पास जी वेक्टर आएगा। इसी तरह अगर हम फाई वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जी के साथ लेते हैं तो वो हमारे पास क्या आएगा, एस वेक्टर आएगा। और अगर हम जी का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं एस वेक्टर के साथ तो वो हमारे पास क्या आएगा, फाई। और अगर हम इनके ऑर्डर को रिवर्स करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, फाई का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं एस के साथ तो वो माइनस जी यूनिट वेक्टर आएगा। इसी तरह अगर हम जी का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं फाई वेक्टर के साथ तो वो माइनस एस यूनिट वेक्टर आएगा। और इसी तरह अगर हम एस का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं जी के साथ तो वो हमारे पास माइनस फाई आएगा, माइनस फाई यूनिट वेक्टर आएगा हमारे पास, ठीक है। अब इनकी डेरिवेशन की तरफ नहीं जा रहे, हम इसका लाइन एलिमेंट देखते हैं। जिस तरह हमने स्फीरिकल पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर इनका लाइन एलिमेंट देखा था, तो लाइन एलिमेंट हम देख लेते हैं। लेंथ एलिमेंट, सॉरी हम उस दिन भी कह रहे थे लेंथ एलिमेंट, तो हम इनका लेंथ एलिमेंट देखते हैं जिस तरह हमने स्फीरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर देखा था। अगर हम लेंथ एलिमेंट देखना चाहते हैं अलोंग एस तो वो आएगा डी एल एस। लेंथ एलिमेंट अलोंग एस वो हमारे पास किसके को आएगा, वो आएगा डी एस। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एस का यूनिट वेक्टर। इसको बनाएंगे कैसे, फॉर एग्जांपल हम सिलेंडर को ऊपर से अगर देखते हैं, इस एक्सिस से ऊपर की तरफ देखते हैं तो हमारे पास जो सरफेस बनेगी वो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट हो रही होगी, ठीक है। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, और एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बन रहा है, फाई। अगर ये एस वेक्टर है तो इसके अंदर जो वेक्टर के अंदर चेंज आएगा उसको हम डेल डी एस भी कह सकते हैं। तो इस वेक्टर को डी एस से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो लेंथ एलिमेंट अलोंग एस हमारे पास आ रहा है वो ये बनेगा। इसी तरह अगर हम लाइन एलिमेंट देखना चाहते हैं अलोंग फाई, तो ये फाई एंगल बना रहा है। अगर फाई ये फाई है तो इसके अंदर डी फाई, अगर हम डी फाई की बात करें तो वो हमारे पास ये बन जाएगा, ये डी फाई बनेगा अब जो नया एंगल है। और इस वेक्टर की लेंथ क्या आती है, एस, तो इसकी जो वैल्यू बनेगी वो हमारे पास बनेगी एस डी फाई, ठीक है। अगर हम लेंथ एलिमेंट देखना चाहते हैं अलोंग फाई तो वो हमारे पास क्या बनेगी, एस डी फाई, और फाई की डायरेक्शन में जो तब्दीली आ रही है, ठीक है। और इसी तरह अगर हम जी एक्सिस के अलोंग देखना चाहते हैं तो वो हमारे पास बनेगा लेंथ एलिमेंट अलोंग जी एक्सिस दैट इज़ इक्वल टू डी जी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, जी यूनिट वेक्टर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने तीनों की बात कर ली है लेंथ एलिमेंट्स की। और अगर हम जनरल लेंथ एलिमेंट निकालना चाहते हैं तो वो हमारे पास क्या बनेगा, वो बनेगा डी एल दैट इज़ इक्वल टू लेंथ एलिमेंट अलोंग एस प्लस लेंथ एलिमेंट अलोंग फाई और प्लस लेंथ एलिमेंट अलोंग जी एक्सिस। तो ये हमारे पास आ जाएगा डी एस डॉट एस यूनिट वेक्टर प्लस एस डी फाई और फाई का यूनिट वेक्टर प्लस डी जी और जी का यूनिट वेक्टर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो इन तीनों को हम सम करेंगे तो ये हमारे पास जनरल लेंथ एलिमेंट आ जाएगा किसके लिए, अगर कोई वेक्टर हमारे पास स्फीरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर पड़ा हुआ है। अब अगर हम इसका देखना चाहते हैं एरिया एलिमेंट या सरफेस एलिमेंट देखना चाहते हैं तो उसको हम कैसे देखेंगे, उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, उसकी तरफ चलते हैं। अब एक बात का हमने ख्याल रखना है कि अगर ये हमारे पास जो सरफेस है वो हमारे पास कर्व है, ठीक है, तो उसके हर जगह पे जो हमारे पास उसका रेडियस है या एक फिक्स डिस्टेंस है जो हमारे पास, वो हमारे पास क्या रहेगा, सेम रहेगा। और अगर हम कर्व सरफेस का एरिया देखना चाहते हैं, कर्व सरफेस का, तो अगर हम इसके किसी भी एलिमेंट का एरिया देखना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम एरिया चेक कर लेते हैं, एरिया एलिमेंट चेक करते हैं
अलोंग एस। तो हम उसको, अगर अब यहाँ पे एस हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, तो वेरिएबल कौन कौन से होंगे अभी हमने पीछे बात की हुई है पिछली वीडियो में कि स्फीरिकल पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर अगर एक एक्सिस फिक्स हो गया तो बाकी दोनों की वजह से वो जो एरिया है वो जनरेट होगा। तो बाकी कौन कौन से एलिमेंट रह जाएंगे, वो हमारे पास एस फिक्स कर दिया है, फाई और हमारे पास जी रह गया। तो यहाँ पे लेंथ एलिमेंट अलोंग 5 और यहाँ पे लेंथ एलिमेंट अलोंग जी एक्सिस हमारे पास आ जाएगा। D5 डी फाई हमारे पास किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, D5 और 5 का यूनिट वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट इसका साथ आ जाएगा डी जी इंटू जी यूनिट वेक्टर, ये और ये हमारे पास मैग्नीट्यूड है, ये हमारे पास बाहर आ जाएंगे, ये D5 आ जाएगा और ये DZ आ जाएगा। यहाँ पे हम 5 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे Z वेक्टर के साथ। तो ये अब 5 का क्रॉस प्रोडक्ट Z के साथ लेंगे तो ये साइक्लिक रोटेशन को फॉलो करेगा और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, S यूनिट वेक्टर आ जाएगा, S D5 और DZ और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा हमारे, सॉरी S यूनिट वेक्टर हमारे पास आ जाएगा। और ये हमने क्या कैलकुलेट किया, सरफेस एलिमेंट अलोंग S कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके इक्वल आ गया। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं जी। अगर हम अब बात करें एरिया एलिमेंट अलोंग 5 तो हमारे पास वो क्या बनेगा, वो उसको देखते हैं। तो एरिया एलिमेंट अगर हम 5 के अलोंग चेक करना चाहते हैं तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे D इंटू एस इंटू 5। तो वो हमारे पास किसके इक्वल आएगा, अगर 5 हमारे पास कांस्टेंट हो गया तो एरिया एलिमेंट जो हमारे पास आएगा वो किस किस की वजह से आएगा, वेक्टर R और वेक्टर S की वजह से आएगा। तो जो हमारे पास इसके लिए हमारे पास इक्वेशन बनेगी 5 के लिए, उसको आपने प्रूव करना है, उसका आंसर हमारे पास DG इंटू DS और यहाँ पे 5 जो है यूनिट वेक्टर आएगा, इसके लॉन्ग आएगा जब 5 हमारे पास कांस्टेंट हो गया। आपने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है फिर इसको हल करना है, ठीक है, और इसका आंसर आपने वेरीफाई करना है। तो जब हम ये देखते हैं कि जब 5 हमारे पास कांस्टेंट यहाँ पे हमने किया, हमें पता है कि जो पैरामीटर यहाँ पे आता है वो कांस्टेंट होता है। तो अगर हमने यहाँ पे 5 कांस्टेंट किया तो उसका रिजल्ट क्या बनेगा, हमें पता है कि ये हमारे पास एक सिलेंडर था, ठीक है, ये हमारे पास सिलेंडर था और 5 की जो रोटेशन है हमारे पास वो 2π थी, 0 से लेकर 2π। तो इसका मतलब ये पूरा ऐसे जनरेट हो रहा था, ऐसे ऐसे घूम रहा था पूरा। तो अगर हमने 5 को फिक्स कर दिया, फॉर एग्जांपल 5 इस तरफ है तो ये बेसिकली हमारे पास क्या बनेगा, इस तरह का एरिया बनेगा। इस तरह एरिया बनने का मतलब क्या है कि जी एक्सेस नीचे आएगा, तो ये इस तरह का एरिया जनरेट होने का मतलब यह है कि 5 इस तरफ है, ठीक है, और 2π की तरफ मूव नहीं कर रहा, 0 से 2π नहीं मूव कर रहा, सिर्फ एक डायरेक्शन में इस तरफ मूव कर रहा है क्योंकि हमने उसको कांस्टेंट लिया है। तो जब ये 5 कांस्टेंट है तो इस तरह की जो सरफेस हमारे पास जनरेट हो रही है, किस तरह की सरफेस जनरेट हो रही है, ये बेसिकली हमारे पास एरिया एलिमेंट क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है जब हमने 5 को कांस्टेंट लिया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे व्हेन 5 इज़ कांस्टेंट then the area element looks like a rectangle, ठीक है, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल की तरह आएगा। ये हमारे पास हमने एरिया एलिमेंट 5 की बात की है। अब अगर हम एरिया एलिमेंट जी एक्सिस के अलॉन्ग बात करें तो अब यहाँ पे हमारे पास जी एक्सिस जो है वो फिक्स हो जाएगा। तो अब हमने एरिया एलिमेंट किस किस की वजह से आएगा, जी फिक्स हो गया तो एरिया एलिमेंट हमारे पास एस और 5 वेक्टर की वजह से हमारे पास जो आएगा 5 एलिमेंट की वजह से आएगा और उसका आंसर हमारे पास किसके इक्वल आएगा, वो हमारे पास बनेगा DS D5 और ये Z हमारे पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अब इसके नतीजे में हमारे पास क्या चीज़ बनेगी, इसके नतीजे में हमारे पास एक डिस्क बनेगी क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो Z एक्सिस है उसको हमने कांस्टेंट कर दिया है, ठीक है, वो फिक्स हो गया। तो ऐसे ऐसे गोल गोल सर्कल बनते जाएंगे जब ये 2π की तरफ मूव करता जाएगा क्योंकि S वेक्टर और जो 5 है वो हमारे पास वेरिएबल है और वो फिक्स नहीं है, लेकिन Z एक्सिस हमारे पास फिक्स है। तो इसके नतीजे में जब हम जी एक्सिस को हम फिक्स करेंगे इन किस में फिक्स करेंगे, जब हम जी को फिक्स करेंगे जब हम जी को फिक्स करेंगे इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट देन अ डिस्क विल जनरेट, ठीक है। तो हमने ये देखा कि अगर हम फाई जो है हमारे पास उसको अगर कांस्टेंट करते हैं तो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर एरिया हमारे पास आता है और अगर हम जी एक्सिस को फिक्स करते हैं तो फिर हमारे पास जो एरिया जनरेट होता है वो किस तरह का जनरेट होता है कि हमारे पास एक जिग्स जनरेट होती है, ठीक है। तो इसको हमने करना है, अब आगे देखते हैं जी। नेक्स्ट हमारा जो टारगेट होता है वो वॉल्यूम एलिमेंट होता है। वॉल्यूम एलिमेंट को हम D से शो करते हैं और ये हमारे पास किस तरह आएगा, लाइन एलिमेंट S के लिए और इसका हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेते हैं, बाकी मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम S 5 और Z का लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा DL
फाई और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा डी एल जी। यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट करेंगे, हमें पता है कि एल डी एस किसके इक्वल था, डी एस और एस यूनिट वेक्टर, और इसी तरह हमारे पास डी फाई किसके इक्वल था, एस डी फाई और फाई यूनिट वेक्टर के इक्वल था, और ये हमारे पास किसके इक्वल था, ये जी के इक्वल था, डी जी के इक्वल ही था। ठीक है, तो हमने क्या किया, सिंपली इनकी जगह पे इनकी वैल्यू पुट की है जो हमने पीछे ये निकाली है। ठीक है, इस डायग्राम से हमने ये जो वैल्यू निकाली है वो यहाँ पे पुट की है। ठीक है, तो अगर हम इनको चेक करें तो ये हमारे पास क्या बनेगा, इसके सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास डी एस एस यूनिट वेक्टर, यहाँ पे डॉट आ जाएगा, ये और ये मैग्नीट्यूड है, ये बाहर आ जाएंगे। ठीक है, और क्रॉस प्रोडक्ट थीटा फाई वेक्टर और जी वेक्टर के ऊपर आ जाएगा, तो बाकी हमारे पास कौन सा वेक्टर बनेगा, एस वेक्टर बचेगा। तो ये डी एस आ जाएगा, यहाँ पे एस डी थीटा डी जी, और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, एस यूनिट वेक्टर आएगा। तो ये मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये हमारे पास बन जाएगा एस डी फाई डी जी, और एस यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जब हम एस यूनिट वेक्टर से लेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो जो हमारे पास वॉल्यूम एलिमेंट है फॉर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम वो हमारे पास बनेगा एस डी फाई और डी जी, ये हमारे पास वॉल्यूम एलिमेंट बनेगा। इसके रिलेटेड हमारे पास एक छोटी सी एग्जांपल है, हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल है हमारे पास, क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर ऑफ रेडियस आर, जिसका रेडियस हमारे पास कैपिटल आर है, एंड इट्स हाइट इज़, उसकी जो हाइट है हमारे पास वो एच है। हम एक सिलेंडर बना लेते हैं। ठीक है, तो हमने उसका जो है वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास सिलेंडर ये है, ठीक है, और ये सिलेंडर है, और ये हमारे पास यहाँ पे कोई इसके एक्सिस पड़े हुए हैं। ठीक है, एक्स वाई जी पड़ा हुआ है। ठीक है, ये जी एक्सिस है ऊपर की तरफ, और ये हमारे पास वाई एक्सिस है, और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, और इसका जो रेडियस है हमारे पास वो क्या है, कैपिटल आर है। ठीक है, ये हमारे पास जो वैल्यू है ये हमारे पास क्या है, कैपिटल आर, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एरिया वो कैपिटल आर है, और हमारे पास जो हाइट है वो कितनी है, एच है। तो यहाँ से हम इसके ओरिजिन से नीचे से शुरू करते हैं, तो यहाँ पे 0 होगा, तो ऊपर तक जाएंगे तो इसकी हाइट हमारे पास टोटल कितनी बनेगी, एच बनेगी। तो हमें पता है वॉल्यूम कैसे जनरेट करेंगे, वी इज़ इक्वल टू वॉल्यूम हम लेंगे डी टॉ। अब वॉल्यूम के लिए ट्रिपल इंटीग्रल हम यूज़ करेंगे, और वॉल्यूम एलिमेंट कैसे निकालना, तो ये उसका फॉर्मूला हमारे पास लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा, इसके लिए 3 इंटेग्रल आ जाएंगे, एक एस के लिए आएगा, एक फाई के लिए आएगा, और एक जी के लिए आएगा। तो एस जो है बेसिकली हमारे पास यहाँ पे रेडियस का रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा एस डी एस, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0 इंटू कैपिटल आर, एस इंटेग्रल आ गया। उसके बाद हमारे पास आएगा फाई, और यहाँ पे हमारे पास आएगा डी जी एक्सिस। तो हमारे पास जो हाइट है वो जी एक्सिस जो होता है उसको हम हाइट ले रहे हैं, तो उसकी वैल्यू कितनी है, 0 से लेकर एच तक। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हाइट है वो हमारे पास 0 से एच आ जाएगी। अब फाई हमें पता है कि वो एंगल होता है जो 0 से लेकर 2 पाई होता है, हमने पीछे इसकी डोमेन बताई हुई है। ठीक है, तो जी हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी आता है, लेकिन उसने यहाँ पे हाइट बताई एच, तो हम 0 से लेकर एच तक उसको ले रहे हैं। अब ये यहाँ पे सेंटर में नहीं, हम इसको यहाँ से कंसिडर कर रहे हैं, 0 से लेकर एच तक ले रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास जो फाई है वो 0 से 2 पाई होगा। ये 0 से एस की जो वैल्यू है वो हमारे पास 0 से कैपिटल आर है, और ये 0 से 2 पाई है, तो ये 0 से आर ले ली, और फाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 से 2 पाई। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर इसका जो फाइनल बनेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा s²/2। ठीक है, और यहाँ पे 0 से r आ जाएगा, इसका आंसर आएगा फाई, इसकी लिमिट है हमारे पास 0 से 2 पाई। ठीक है, और इसका भी आंसर हमारे पास जी आएगा, जी की लिमिट हमारे पास 0 से एच है। तो जब ये लिमिट पुट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा r²/2। ठीक है, और जब 0 पुट करें, अपर लिमिट पुट की लोअर लिमिट पुट करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 2 पाई, और यहाँ पे हमारे पास जब इसकी जी की जगह पे एच की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास एच आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से 2 से कैंसिल हो जाएगा, और वॉल्यूम एलिमेंट हमारे पास क्या बन जाएगा, पाई r²h। तो एक ऐसा सिलेंडर जिसका रेडियस कैपिटल आर है और उसकी जो हाइट है वो h है, तो उसका जो वॉल्यूम एलिमेंट हमारे पास बनेगा, या उसका जो वॉल्यूम बनेगा वो कितना बनेगा, पाई r² h बनेगा। ठीक है, और
यहाँ पे एक छोटी सी बात और भी समझने वाली है कि हमारे पास जो ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर जो हमारे पास अगर हम इसकी डायरेक्शन की बात करें तो हमारे पास जी एक्सिस की डायरेक्शन देखें अगर इस पॉइंट पे तो वो अपवर्ड है, ठीक है। और अगर हम आर की डायरेक्शन देखें तो वो हमारे एस की डायरेक्शन देखें तो वो इस डायरेक्शन में हमारे पास है। और अगर हम फाई की डायरेक्शन देखें तो वो हमारे पास एक्स एक्सिस के साथ इस तरह से आएगी, ठीक है। और अगर हम इस तरफ से देखेंगे तो जी की डायरेक्शन तो इधर भी ऊपर ही रहेगी, लेकिन यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें फाई की या एस की बात करें तो उनकी डायरेक्शन हमारे पास क्या होगी, चेंज होगी। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि एस यूनिट वेक्टर और फाई यूनिट वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो हमारे पास इन स्पेसिस पे डिपेंड कर रही है। मतलब जो हमारे पास वेक्टर है उसकी जो स्पेस है वो हमारे पास इनके ऊपर डिपेंड कर रही है, एस यूनिट वेक्टर के ऊपर और फाई यूनिट वेक्टर के ऊपर हमारे पास डिपेंड कर रही है, ठीक है। इसको हमने माइंड में रखना। अगर अब हम इनका रिलेशनशिप की बात करें कि हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के साथ जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसका रिलेशन हमारे पास क्या आता है, तो वो क्या बनेगा, उनका रिलेशन आपस में बनेगा relationship between Cartesian coordinate system and cylindrical कोऑर्डिनेट सिस्टम के दरमियान जो रिलेशन बनेगा उसके लिए हमारे पास रिलेशन ये बनता है कि हमारे पास जो x है वो हमारे पास इक्वल होता है s इंटू कोस फाई, y हमारे पास इक्वल होता है s इंटू साइन फाई, ठीक है। और जो z हमारे पास होता है वो z के ही इक्वल होता है, ठीक है। ये हमारे पास इनका रिलेशन बनता है। अगर हमारे पास एक r यूनिट वेक्टर है, r हमारे पास पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। इसकी कोऑर्डिनेट है हमारे पास x i y j z k, ठीक है। ये भी हमारे पास यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो x की जगह पे x की वैल्यू पुट कर दें, y की जगह पे y की, z की जगह पे z भी पुट करेंगे तो हमारे पास जो ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर है ये हमारे पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के सिस्टम में जो है मूव कर जाएगा। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा s कोस फाई प्लस s साइन फाई, ठीक है। और z की जगह पे z ही रहना है तो ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम जिस तरह हमने स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर हमने आर थीटा और फाई पैरामीटर थे तो हमने फाई यूनिट वेक्टर, आर यूनिट वेक्टर और जो थीटा यूनिट वेक्टर था उनको हमने कैलकुलेट किया था। तो उस बिल्कुल उसी पैटर्न पे हमें पता है कि हमारे पास जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं इसके अंदर होता है एस फाई और जी होता है। अब हम इनके अगर यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो एस यूनिट वेक्टर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम जो हमारे पास ये जो रेडियल वेक्टर है इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर लेंगे, ठीक है। और फिर इसके पार्शियल डेरिवेटिव का जो हमने विद रिस्पेक्ट टू आर लिया है उसको इसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करवाएंगे, ठीक है। ये ड्राइव कैसे होते हैं, हमने मतलब कार्टेशियन ये जो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट वाला क्वेश्चन है हमारे पास उसके अंदर हमने इसको सॉल्व किया है। तो हमारे पास जो इनकी फाइनल फॉर्म में आंसर बनेगा, आप क्या करेंगे, इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर लेंगे, विद रिस्पेक्ट टू एस लेंगे, सॉरी यहाँ पे एस लगाना है, ठीक है। यहाँ पे भी एस लगाना है। तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस लेंगे और फिर उसका जो डेरिवेटिव लेने के बाद आंसर आएगा उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करवाएंगे। तो हमारे पास जो एस यूनिट वेक्टर की वैल्यू है वो हमारे पास बनेगी कॉस फाई आई कैप प्लस साइन फाई वाई कैप जे कैप, ठीक है। ये हमारे पास बनेगी। और इसी तरह जब हम फाई यूनिट वेक्टर की बात करेंगे तो आप इस वेक्टर आर का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू फाई लेंगे और नीचे इस यूनिट वेक्टर जो हमारे पास है पार्शियल डेरिवेटिव लेने के बाद आंसर आएगा उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करवाएंगे और इसका जो आंसर है वो हमारे पास बनेगा माइनस साइन फाई आई प्लस कोस फाई इंटू जे बनेगा। और जो जी एक्सिस जी का यूनिट वेक्टर है उसका आंसर हमारे पास जी यूनिट वेक्टर ही आएगा। तो ये हमारे पास तीन इक्वेशनें बन जाएंगी, 1 2 और ये हमारे पास क्या बन जाएगी, 3 बन जाएगी। अगर हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि हमारे पास आर यूनिट वेक्टर, फाई यूनिट वेक्टर और जी यूनिट वेक्टर को अगर हम एक्स वाई जे कंपोनेंट में जे की यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हम इनको कैसे लिख सकते हैं। अब आपने एक बात याद रखनी है, कुछ लोग यहाँ पे आई कैप की जगह पे एक्स कैप भी यूज़ कर सकते हैं और जे यूनिट वेक्टर की जगह पे जे कैप भी वाई कैप भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हमने याद रखना है। आप आई जे के यूनिट वेक्टर यहाँ पे लगा लें या एक्स कैप वाई कैप लगा लें, दोनों का मतलब सेम ही है। तो अगर हम
एस यूनिट वेक्टर, फाई यूनिट वेक्टर और जी यूनिट वेक्टर को इन टर्म ऑफ आई जे के यूनिट वेक्टर या एक्स वाई जे यूनिट वेक्टर की फॉर्म में देखना चाहते तो हम इसकी मैट्रिक्स फॉर्म लिखते हैं, हमें पता है। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, कॉस फाई, वाई कंपोनेंट साइन फाई, जी कंपोनेंट यहाँ पे नहीं है तो वो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे दूसरे वेक्टर फाई के लिए हमारे पास आएगा माइनस साइन फाई कॉस फाई, जी वेक्टर यहाँ पे भी ज़ीरो है, और ये जो हमारे पास है जी कोऑर्डिनेट हमारे पास दिया हुआ है 0 0, और ये हमारे पास जी यूनिट वेक्टर है तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर आपने आई जे के कैप यूज़ किया हुआ है तो फिर आप यहाँ पे भी आई जे के ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको भी के कैप कर लेते हैं क्योंकि इनको हमने आई जे के लिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आई कैप, जे कैप और जी कैप कर लेते हैं। और अगर हम ये जो हमारे पास ये हमने इसको लिखा है एस यूनिट वेक्टर, फाई यूनिट वेक्टर और जी यूनिट वेक्टर को इन टर्म ऑफ आई जे के यूनिट वेक्टर। अगर आप आई जे के यूनिट वेक्टर को इन इसकी टर्म में लिखना चाहते हैं तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा आई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर, जी यूनिट वेक्टर, और हम इस मैट्रिक्स का क्या ले लेते हैं, ट्रांसपोज। तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉस फाई, पहली रो को कॉलम बनाते हैं, साइन फाई ये ज़ीरो आ जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन फाई आ जाएगा, यहाँ पे कॉस फाई आ जाएगा, यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा, ये 0 0 और 1 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एस कैप, फाई कैप और जी कैप। तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम थोड़ी सी बात करते हैं कि हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के अंदर जो अलाइन एलिमेंट कैलकुलेट किया है उसका फाइनल आंसर हमारे पास क्या बने, हम उनको थोड़ा सा गो थ्रू करते हैं। और अगर हम ग्रेडियंट देखना चाहते हैं स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट के लिए या सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट के लिए तो हमारे पास उसकी क्या फॉर्म बनेगी, उसकी तरफ मूव करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लाइन जनरल लाइन एलिमेंट हमारे पास जो स्फेरिकल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके लिए हमारे पास क्या बनेगा, तो वो हमारे पास बना है डी एक्स, एक्स का यूनिट वेक्टर प्लस डी वाई, वाई का यूनिट वेक्टर, यहाँ पे आई कैब या जे कैब भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, प्लस डी जी इंटू जी का यूनिट वेक्टर। ये हमारे पास किस सिस्टम के अंदर आया है, कार्टेशियन के अंदर। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हमारे पास जो लाइन एलिमेंट बना है वो ये बना है, और लाइन एलिमेंट हमारे पास जो है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर बना है वो ये हमारे पास बना है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर। और साइन थीटा डी पाई और फाई ये हमारे पास किसके अंदर बना है, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, ठीक है। और अगर हम लाइन एलिमेंट की बात करें इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम तो वो हमारे पास बना है डी एस, एस यूनिट वेक्टर प्लस एस डी फाई, फाई यूनिट वेक्टर प्लस डी जी और जी यूनिट वेक्टर। ये हमारे पास किसके अंदर है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के अंदर, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर आया है हमारे पास, ठीक है। अगर हम ग्रेडियंट को देखना चाहते हैं कि ग्रेडियंट हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर क्या बनता है, पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर क्या बनता है और सिलेंड्रिकल के अंदर क्या बनता है वो उसको देखते हैं। तो हम ग्रेडियंट की बात करते हैं। तो हमें पता है ये इसको किस तरह रिप्रेजेंट करते थे, डेल डॉट फाई, ठीक है। और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ये बनेगा डेल ओवर डेल एक्स पार्शल एक्स, यहाँ पे हम आई कैप लगा सकते हैं, प्लस पार्शल फाई ओवर पार्शल वाई जे कैप प्लस पार्शल ओवर पार्शल जी, और यहाँ पे हम क्या लगा लेते हैं, जे के कैप लगा लेते हैं। ये हमारे पास किसके अंदर है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ये हमारे पास आएगा, ठीक है। और अगर हम इसको देखना चाहते हैं इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर तो वो हमारे पास क्या बनेगा, डेल फाई दैट विल बी इक्वल टू पार्शल ओवर पार्शल आर, ठीक है। और यहाँ पे आर यूनिट वेक्टर रहेगा और इसको हम पूरा फाई ले लेते हैं, ठीक है, इस तरह से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। फाई हमारे पास इस तरह रिप्रेजेंट कर लेते हैं और यहाँ पे हमारे पास आएगा प्लस 1 ओवर आर पार्शल फाई ओवर पार्शल थीटा का यूनिट वेक्टर प्लस 1 ओवर आर साइन थीटा और पार्शल फाई और फाई का यूनिट वेक्टर। ये हमारे पास किसके अंदर आया, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर सिस्टम आया, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर की ग्रेडियंट की तो उसकी फॉर्म क्या बनेगी वो देखते हैं।
अभी हम क्या देख रहे हैं, पहले हमने थ्री सिस्टम देखे हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फीरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब हम बता रहे हैं कि ग्रेडियंट जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर उसकी यही फॉर्म होगी, स्फीरिकल पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर ग्रेडियंट की ये फॉर्म होगी। और अब हम ग्रेडियंट की फॉर्म देखने लगे हैं इन सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, सिलेंड्रिकल जो हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके अंदर इसकी फॉर्म क्या आ गई, तो हो गया डेल, यहाँ पे फाई ले लेते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास किसके को लगेगा, पार्शल और पार्शल फाई ओवर एस, और यहाँ पे आएगा एस का यूनिट वेक्टर। ठीक है, और यहाँ पे आएगा 1 ओवर एस डी फाई ओवर फाई, और फाई का यूनिट वेक्टर प्लस डी फाई ओवर डी जी, और जी का यूनिट वेक्टर। ये हमारे पास किसके अंदर आया, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के अंदर आया हमारे पास। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जो ग्रेडियंट की फॉर्म है वो ये है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ये ग्रेडियंट की फॉर्म है इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ये ग्रेडियंट की फॉर्म है इन स्फीरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, और ये हमारे पास किसकी ग्रेडियंट की फॉर्म है, इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसी तरह अगर हम डाइवर्जेंस की बात करें तो उसके अंदर भी इनकी फॉर्म आती है, वो भी हम देंगे, और उसके तरह हम साथ में देखेंगे कि कर्ल के अंदर इनकी फॉर्म क्या बनती है, वो हम लिख लेते हैं। ठीक है, कर्ल की फॉर्म लिख लेते हैं अभी, बाकी हम बाद में देखेंगे। तो जो कर्ल के अंदर इसकी फॉर्म बनेगी हमारे पास, वो बनेगी ए क्रॉस डेल क्रॉस ए, और ये हमारे पास जो वेक्टर है वो हम इस फॉर्म का कोई हमारे पास वेक्टर ए है वो ले रहे हैं। ठीक है, तो इसकी जो फाइनल आंसर बनेगा वो हमारे पास बनेगा आर के साइन थीटा, और यहाँ पे आएगा आर यूनिट वेक्टर और थीटा यूनिट वेक्टर और साइन थीटा यूनिट वेक्टर, और यहाँ पे हमारे पास आएगा पार्शल ओवर पार्शल आर, पार्शल ओवर पार्शल थीटा, पार्शल ओवर पार्शल फाई, यहाँ पे आ जाएगा ए आर कंपोनेंट आर और ए थीटा कंपोनेंट, और यहाँ पे हमारे पास आएगा आर साइन थीटा और ए फाई हमारे पास कंपोनेंट आएगा। फर्दर हम बाकी जब इसका क्वेश्चन करेंगे तो इंशाल्लाह ये चीज़ें हमें क्लियर हो जाएंगी। आई होप आपको लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा, और हमने 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम देखे हैं जो मुख्तलिफ डेज में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फीरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो आप इनको अच्छे तरीके से कर लेंगे और आपको इनको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।